हाँ जी, आज अपन इस लेक्चर में ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन मतलब वोल्टेज वेरिएशन कितना आता है लोड के साथ। जैसे ही नो लोड से लोड में जो ट्रांसफॉर्मर शिफ्ट होता है तो वोल्टेज वेरिएशन कितना आता है, कितना परसेंटेज वोल्टेज वेरिएशन हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की क्या कंडीशन होती है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की क्या कंडीशन होती है, इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, वोल्टेज रेगुलेशन के साथ साथ इफिशियंसी पैरामीटर्स को डिस्कशन करेंगे कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितनी होती है, मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी कितनी होती है। इन सारे पे ये लेक्चर कंसंट्रेट करेंगे। इससे पहला वाला लेक्चर अपन ने दिया था, उसमें ट्रांसफार्मर के नो लोड टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे डिस्कशन किया था। डेफिनेटली ट्रांसफार्मर पे अपने आने वाले बेहतरीन लेक्चर हैं और आप लोगों को इससे ट्रांसफार्मर की बेसिक चीजों को समझने में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और एक दिन आप ट्रांसफार्मर पे ऐसा लगेगा कि ट्रांसफार्मर तो हमारा ओवन सब्जेक्ट है, खुद का सब्जेक्ट है, इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझा भी सकते हैं, समझ ही नहीं सकते। तो ट्रांसफार्मर पे ये इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट है, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का पार्ट है। आज इसमें ट्रांसफार्मर पे अपन पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन। तो अपन ने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर पे जो मैं सेकेंडरी साइड में जब इक्वेशन लिखता हूं, पहले भी मैंने 2 लेक्चर में कंटिन्यूसली ये इक्वेशन लिखी है, तो वहां पे मैं इक्वेशन लिखता हूं E2 इज टू V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 आइटा X2। ये एक ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड की जो इक्वेशन है, ये नो लोड वोल्टेज है, मींस द जनरेटेड वोल्टेज है, और ये टर्मिनल वोल्टेज है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ये इसकी वैल्यू के बराबर होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन का बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई E2, वो यहीं से आ जाता है, दैट इज I2 R2 प्लस आइटा I2 X2। तो ये ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन डिवाइडेड बाई E2। तो ये होता है वोल्टेज रेगुलेशन I2 R2 डिवाइडेड बाई E2 प्लस आइटा I2 X2 डिवाइडेड बाई E2। इसको VR बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप परसेंटेज वैल्यू, प्लस आइटा वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रिएक्टेंस। ये तो लेकिन इसमें क्या आइटा टर्म होती है, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में समझने की कोशिश करें और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ इसको कैलकुलेट करें, तो मैं एक फेजर डायग्राम लेता हूं। ये जो फॉर्मूला अपन जनरली यूज नहीं करते हैं, ये तो एक रफ फॉर्मूला है जो वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के काम आता है या जनरली कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा नहीं है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला निकालेंगे तो मैं वेक्टर डायग्राम बनाता हूं। ये एक वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम है V2 वोल्टेज का, किसका, V2 वोल्टेज का, और ये करंट I2 होता है, वो वोल्टेज से फेज में पीछे होता है। ये I2 करंट है जो वोल्टेज से फेज में पीछे है। ओके, अब वोल्टेज ड्रॉप होता है I2 R2, वो तो ये एंगल θ2 होता है, θ2। तो डेफिनेटली I2 R2 की डायरेक्शन तो I2 की डायरेक्शन में होती है, तो ये I2 R2 की डायरेक्शन I2 की डायरेक्शन में है, और ये एंगल भी θ2 ही है। ओके, इसके बाद में I2 X2 होता है, उसकी डायरेक्शन I2 से 90 डिग्री होती है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है, और यहाँ यूं बोले कि ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये I2 X2 है। ये जो वैल्यू है, ये जो वेक्टर है वो I2 X2 को रिप्रेजेंट करता है, और ये टोटल वैल्यू जो होती है वो E2 कहलाती है। E2 मैं इसको थोड़ा सा वेक्टर डायग्राम के फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करूं इसको, और ट्रेंगुलर फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करूं, तो मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं, यहां से लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, और इस लाइन को मैं नीचे ले जाता हूं, इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करता हूं, और ये इस पॉइंट पे ले जाता हूं, और यहां से मैं इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं। इस पॉइंट को मैं O पॉइंट बोलता हूं, इस पॉइंट को मैं A पॉइंट बोलता हूं, इस पॉइंट को मैं B पॉइंट बोलता हूं, इसको मैं C बोलता हूं, इसको D बोलता हूं, इसको मैं F बोलता हूं। E तो अपन वोल्टेज को बोलते हैं। ओके,
तो ऐसे करके अपन वोल्टेज वगैरह को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की जो वैल्यू है वो I2R2 जो है, ये I2R2 का ये कोस थीटा कंपोनेंट है और ये साइन थीटा एफ और ये जी मान लेते हैं। तो ए बी जो है वो I2R2 cos ऑफ थीटा 2 है। ओके, और दूसरा GF की वैल्यू BC के बराबर है, BC के बराबर। और ये एंगल ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर तो ये लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, ये भी एंगल थीटा 2 है। तो ये कंपोनेंट हुआ कौन सा, ये कंपोनेंट डी एफ जो हुआ, डी एफ हुआ वो तो हुआ I2X2 cos ऑफ थीटा 2, और ये वाला जो कंपोनेंट हुआ वो हुआ I2X2 sin ऑफ थीटा 2। ओके, मैंने इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाया है जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाए, आप लोगों को अलग अलग फैक्टर ट्रिग्नोमेट्रिक के अकॉर्डिंग एंगल्स वगैरह सारे क्लियरिफाई हो जाए। अदरवाइज ये ऐसा होता नहीं है। कैसा होता है, ये देखो, ये होता है V2, फिर ये होता है I2R2, ये होता है I2X2, ये होता है E2। ये जो I2R2 और I2X2 इतने बड़े नहीं होते जितने V2 और E2 होते हैं। ये तो 102% होते हैं, 2-3% होते हैं, 4% होते हैं। ये I2R2 ये दोनों बहुत कम होते हैं। इसलिए ये जो वैल्यू होती है E2 वो इसके बराबर मानी जाती है। इस वैल्यू को सीधा आगे बढ़ाए तो ये E2 यहां तक मानी जाती है, ये E2 मानी जाती है। ये जो वैल्यू होती है ना, ये सीधी आगे बढ़ाएं और ये वैल्यू को मैं क्रॉस करूं तो ये वैल्यू E2 के बराबर होती है। ये V2 होता है और ये E2 होता है। ये यहाँ तक V2 होता है और यहाँ तक E2 होता है, और ये E2 को यहाँ तक माना जाता है, यहाँ तक E2 माना जा सकता है। तो कहने का मीनिंग होता है कि E2 की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू होती है O से C तक, O से C तक। और OC की जो वैल्यू होती है वो OC की जो वैल्यू होती है वो O से A से B, B से C। ओके, O से A की वैल्यू जो है, O से A की वैल्यू को V2 कहते हैं। ओके, प्लस A से B की वैल्यू ये B, इसको I2R2 cos ऑफ थीटा 2 कहते हैं, प्लस ये BC, इसको I2X2 sin ऑफ थीटा 2 कहते हैं। अब मैं इन सबको बिठा देता हूं। अब मैं E2 माइनस V2 करता हूं तो ये होता है I2R2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस I2X2 sin ऑफ थीटा 2। मैं इसमें E2 का भाग दे देता हूं, E2, तो यहां पे भी E2 का भाग दे देता हूं, E2, और यहां पे भी E2 का भाग देता हूं, E2। ये और ये, इसको कह सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, और इसको बोलते हैं VR cos थीटा 2 प्लस VX sin थीटा 2। ये वोल्टेज रेगुलेशन की बात हुई। ये क्या हुआ, वोल्टेज रेगुलेशन। लैगिंग लोड की कंडीशन, लैगिंग लोड है, लैगिंग लोड है, लैगिंग लोड है। यदि लोड लीडिंग होता, लोड लीडिंग होता, लीडिंग लोड, तो ये V2 होता, V2, ये I2 होता, I2, तो ये I2R2 होता, I2R2, और ये I2X2 होता, ये I2X2,
तो ये E2 होता और E2 की वैल्यू V2 से कम होती। E2 ये E2 होता और E2 की रिजल्टेंट वैल्यू में यहां तक मानता है, यहां तक मानता O से लेके और इस A तक नहीं, G तक, यहां तक। ओके, उस केस में वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला था, वोल्टेज रेगुलेशन, इसको वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। और इस वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आता VR cos थीटा टू माइनस VX साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला आ जाता है, माइनस आ जाता है, तो यह प्लस किया माइनस आ जाता है। तो ये लीडिंग लोड है, ये लैगिंग लोड है, लैगिंग लोड। तो ये लीडिंग और लैगिंग लोड की कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन के डिफरेंट फॉर्मूलेज, बस माइनस का साइन आता, लीडिंग लोड में माइनस का साइन आता, लैगिंग नहीं, लीडिंग लोड में माइनस आता, वोल्टेज रेगुलेशन कम होता है लीडिंग लोड। ओके, तो ये तो था वोल्टेज रेगुलेशन अपन कैसे निकालते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकालते हैं। ओके, अब इस वोल्टेज रेगुलेशन से अब देखो कि वोल्टेज रेगुलेशन निकला क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर निकला है VR cos ऑफ थीटा 2 प्लस VX साइन ऑफ थीटा 2। ये वोल्टेज रेगुलेशन जीरो कब हो सकता है, जब लीडिंग लोड हो, पहली बात ये, और एक दोनों बराबर हो, ये इसके बराबर हो, मीन्स लीडिंग लोड हो, मीन्स ये माइनस का साइन हो, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो। VX cos थीटा 2 बराबर VR, ये VX नहीं VR है, VR cos थीटा 2 इज इक्वल टू VX साइन थीटा 2। सो साइन थीटा 2 बाई cos थीटा 2, साइन थीटा 2 बाई cos थीटा 2 is tan थीटा 2, that is tan थीटा 2, साइन बाई cos is equal to VR by VX, VR by VX, VR by VX, VR by VX, ये कंडीशन है, इसको बोलते हैं जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, इसको बोलते हैं ZERO, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, क्या बोलते हैं इसको, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। अब अगर बात करना चाहिए मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब आता है, जब प्लस का साइन हो। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला तो ये होता है ना, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू होता है VR cos थीटा 2 प्लस VX साइन थीटा 2। और ये मैक्सिमम का हो सकता है थीटा 2 की किस वैल्यू के लिए, तो वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा 2 के रिस्पेक्ट में। वोल्टेज रेगुलेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा 2 के, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos थीटा का डिफरेंशिएशन था माइनस साइन थीटा 2 प्लस VX साइन थीटा का डिफरेंशिएशन था cos थीटा 2, cos थीटा, और इसको जीरो के बराबर करेंगे तो मैक्सिमम कंडीशन आती है, मैक्सिमम कंडीशन जीरो के बराबर रखेंगे, तो जीरो के बराबर कर दिया तो ये आ गया, बराबर हो गए दोनों एक दूसरे को, साइन थीटा साइन ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा 2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया साइन थीटा 2 बाई कॉस थीटा 2 नीचे आ गया, तो ये हो गया VX और ये हो गया VX अपॉन VR, यहाँ VR अपॉन VX होता है, यहाँ VX अपॉन VR होता है, साइन थीटा की वजह टेन थीटा। ये वोल्टेज रेगुलेशन है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ये मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन है। तो एक होता है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, एक होता है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन हो ही नहीं, लीडिंग लोड में बराबर वोल्टेज मिल सकता है जो इनपुट आपने दिया हो। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन में वोल्टेज में वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा आता हो,
वो लीडिंग, तो ये जीरो वोल्टेज रेगुलेशन तो होता है लीडिंग लोड में और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होता है लैगिंग लोड। ऐसे करके अपन वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के बाद में इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, इफिशियंसी और मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। क्या पढ़ेंगे हमें? इफिशियंसी एंड मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी। Efficiency of excimer, efficiency of excimer, efficiency of transformer। और एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी और होगी कितनी? तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो होती है वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, ये होता है परसेंटेज एफिशिएंसी। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट V2 I2 cos ऑफ θ2। इनपुट क्या है? इनपुट होता है आउटपुट प्लस लॉसेस। इनपुट क्या होता है? आउटपुट V2 I2 cos ऑफ θ2 प्लस कॉपर लॉस प्लस कोर लॉस। कॉपर लॉस की जो वैल्यू होती है वो I2 स्क्वायर R इक्वलेंट टू बोल देंगे, तो ये कॉपर लॉस हो जाएगा सेकेंडरी साइड में इक्वलेंट। इसमें अब ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला, इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? एफिशिएंसी मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए θ2 के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, नहीं I2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। करंट कितनी हो और डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैं तो I2 इसमें से हटा देता हूं ना ऊपर, तो डिफरेंशिएशन केवल इसी पार्ट का हो जाएगा। V2 I2 हटा देता हूं तो इसमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है cos θ2 डिवाइडेड बाय cos θ2 प्लस I2 R2 बाय V2, I2 R2 बाय V2 प्लस कोर लॉस डिवाइडेड बाय I2 V2। इस कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन कर लो और इसको 0 के बराबर पुट कर दो, तो I2 R2 के रिस्पेक्ट में इस कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन हो गया। I2 R2 के रिस्पेक्ट में इस कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि इसी का क्यों करा? क्योंकि बड़ी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर रखो या इसका केवल इसका डिफरेंशिएशन करा के 0 के बराबर रखो, सेम आंसर देगा। तो इसका डिफरेंशिएशन किया I2 के रिस्पेक्ट में, तो ये आया R2 बाई V2 प्लस कोर लॉस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोर का कोर आ जाता है, कांस्टेंट है वो, उसका डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। I2 नीचे है तो I2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा और V2 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये V2 से V2 कैंसिल आउट हो गया, I2 इधर चला गया, तो I2 स्क्वायर इंटू R2 इज इक्वल टू P कोर लॉस। ये फॉर्मूला, ये कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी? जब ये I2 स्क्वायर R2 कोर के बराबर हो। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा एफिशिएंसी मैक्स इज इक्वल टू होता है V2 I2 cos ऑफ θ2 डिवाइडेड बाय V2 I2 cos ऑफ θ2 प्लस ट्वाइस ऑफ कोर लॉस। तो I स्क्वायर R तो 2 लिखेंगे तो वेरिएबल होता है, इसलिए कोर लॉस का दुगना होना चाहिए। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन है, I2 R2 की वैल्यू कोर लॉस के बराबर होनी चाहिए, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन आती है। अब ये मैक्सिमम एफिशिएंसी की करंट कितनी होती है? व्हाट द वैल्यू ऑफ द करंट फॉर गिव द मैक्सिमम एफिशिएंसी? करंट फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, लोड करंट that is I2 load for max efficiency। तो
तो लोड करंट क्या हो, नीचे कंडीशन है I2 स्क्वायर R2 इज इक्वल्स टू कोर लॉस। तो मैं क्या कर देता हूं, I2 बराबर हो गया कोर लॉस डिवाइडेड बाई R2। अब मैं क्या करता हूं, इसको गुणा कर देता हूं ऊपर नीचे। तो I फुल लोड अंडर रूट कोर डिवाइडेड बाई I फुल लोड स्क्वायर इंटू R2। I फुल लोड बाहर आ गया, I फुल लोड को अंदर कर दिया, स्क्वायर हो गया। तो इसको बोलते हैं कि लोड करंट फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इज, लोड करंट फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इज, क्या फॉर्मूला आ गया, लोड करंट फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी I2 इज इक्वल्स टू I फुल लोड अंडर द रूट कोर लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड दोनों लॉसेस जो बता रखे हों इनका रेशियो कर लीजिएगा और इसको फुल लोड करंट से गुणा कर दीजिएगा, तो वो करंट की वैल्यू आ जाएगी, वो रेशियो आ जाएगा करंट का। फुल लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं आती, फुल लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी या नहीं आती, क्योंकि ये दोनों लॉसेस बराबर नहीं होते। जैसे ट्रांसफार्मर डिजाइन किया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो उसको क्या डिजाइन किया जाता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी मैक्स एट 50% लोड, उसको डिजाइन ऐसे किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, 50% लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी दी जाती है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% पे जा जाती है, तो इसकी वैल्यू फुल लोड बाई हाफ हो गया। तो फुल लोड बाई 2 इज इक्वल टू I फुल लोड अंडर द रूट कोर लॉस अपॉन कॉपर लॉस। ये फुल लोड से फुल लोड कर गया, इसका स्क्वायर हटाया तो 1/4 हो गया, 1/4 इज इक्वल टू कोर अपॉन कॉपर। तो यहां से आ गया कॉपर लॉस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कोर लॉस। फुल लोड कॉपर लॉस इसमें 4 टाइम्स होता है, फुल लोड कॉपर लॉस 4 टाइम्स होता है कोर लॉस के। फुल लोड कॉपर लॉस, ये फुल लोड है, फुल लोड कॉपर लॉस 4 टाइम्स होता है। तो हाफ लोड में जो लॉस होता है कॉपर और कोर बराबर होते हैं, इसलिए हाफ लोड पे एफिशिएंसी बराबर होती है, हाफ लोड पे कॉपर लॉस और कोर लॉस बराबर होता है। तो इसलिए एफिशिएंसी यहाँ क्या करते हैं, इसको डिजाइन करना आपको हाफ एफिशिएंसी पे काम करे, 50% लोड पे काम करे, तो कोर लॉस और कॉपर लॉस का रेशियो जो है 1/4 रखते हैं, तो 1/4 का अंडर रूट आएगा तो 1/2 आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये दोनों का रेशियो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो फुल लोड पे को मतलब हाफ लोड पे बराबर हो जाने चाहिए दोनों लॉसेस, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा। नॉर्मली अपने जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है, हर एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड के लगा होता है, पर्टिकुलर ट्यूबवेल्स वाले के लगा होता है, पर्टिकुलर कस्टमर के लगा होता है, तो वो 70% लोड पे फुल्ली डिजाइन करते हैं उसको फुल एफिशिएंसी देने के लिए। कितने परसेंट लोड के लिए, 70% लोड के लिए डिजाइन करते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। तो 70% लोड के ऊपर क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, 70% लोड पे डिजाइन करने के लिए इन दोनों का रेशियो 1:2 होना चाहिए। तो I2 इज इक्वल टू I फुल लोड अंडर रूट कोर लॉस से दुगना होना चाहिए कॉपर लॉस, ट्वाइस ऑफ कोर लॉस, कॉपर लॉस कोर लॉस से दुगना होना चाहिए। तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा I फुल लोड बाई √2, और √2 की वैल्यू होती है 0.707 ऑफ I फुल लोड। मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है 70% लोड पे देना स्टार्ट कर देता है। ऐसे अपन जो है ट्रांसफार्मर के किस लोड पे जब एफिशिएंसी देगा, ये सारी चीजें अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, और बहुत आसानी से ये सारी जो है कैलकुलेशंस की वैल्यू निकाली जा सकती है। ऐसे करके आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा, और डेफिनेटली आपने यदि जो है थोड़ा कम क्लियर हुआ होगा तो दोबारा लेक्चर को रिपीट करें, रिवाइज करें, और बार बार इसको जब देखेंगे तो एक एक चीज फंडामेंटली आपको क्लियर होगी। मैंने बहुत ही क्लियरिटी से इस लेक्चर को डिलीवर किया है, और मेरा पिछला 23 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैं शीशराम ओला पिछले 23 साल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को टीचिंग करता आ रहा हूँ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, और डेफिनेटली स्टूडेंट ने मेरे पढ़ाने से बहुत ही जो गेन किया है, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे रिसर्च में बहुत लीड किया है, और आज भी जो है याद करते हैं मेरे टीचिंग वे को,
मुझे भूल नहीं पाते। जब भी वो जहाँ पे भी अचीवमेंट होता है, डेफिनेटली दे रिमेंबर मी ड्यू टू दैट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।